सबसे पहले यह समझना जरूरी है 2006 में शुगर इंडस्ट्री अपने बूम फेस में थी और भाई और बहनों, गन्ने की अधिक पैदावार से किसानों का पैसा ना फंसे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गन्ने से इथेनॉल बनाया जाए। Prime Minister Narendra Modi advanced the country's target of 20% ethanol blending by 5 years. थंबनेल देखकर आ तो गए हो, लेकिन यदि आप केवल सस्ते स्टॉक्स को देखकर आए हो तो वापस चले जाओ, क्योंकि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो केवल सस्ता प्राइस नहीं, उसके पीछे की कहानी को समझना चाहते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस स्टॉक के बारे में कंप्लीटली समझते हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड एक ऐसा नाम जो कि स्टॉक मार्केट का हाई परफॉर्मर्स था। 2006 में इस स्टॉक ने अपना हाई लगाया था 480 रुपीस का। देन वहां से ये स्टॉक गिरकर 4 रुपीस पर आया और फिलहाल में यह स्टॉक 30 रुपीस के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। सवाल यह उठता है, क्या यह फिर से अपने हाई परफॉर्मर्स बन पाएगा, अपने शिखर को छू पाएगा? चलिए समझते हैं विस्तार से। इस वीडियो को यदि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हो तो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या वो रीजन है कि यहां पर इतना फ्लक्चुएशन होता है और क्या शुगर इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी और क्या ये स्टॉक फिर से हाई रेवेन्यू और हाई प्रॉफिट ग्रोथ दे पाएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है 2006 में शुगर इंडस्ट्री अपने बूम फेस में थी और उसके पीछे का रीजन क्या था? इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस अपने रिकॉर्ड हाई पर थे। वहीं पर बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडिया में मार्केट लीडर थी और इसका पूरा फायदा बजाज हिंदुस्तान शुगर को हुआ। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, जिसका फायदा जितनी भी कंपनी शुगर को एक्सपोर्ट करती थी उनको बेसिकली होते हुए दिखाई दिया और बजाज हिंदुस्तान शुगर का रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से ग्रो किए। इसका असर सीधा स्टॉक प्राइस पर दिखाई दिया और स्टॉक प्राइस ने अपना हाई लगाया 480 रुपीस का। लेकिन जैसे हर उदय के बाद पतन होता है, बजाज हिंदुस्तान शुगर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2006 के बाद में शुगर का हैवी प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस क्रैश कर गए। साथ ही साथ यहां पर कंपनी प्लान कर रही थी कि कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएं। उसके लिए इन्होंने जो है डेट यानी कि कर्जा लिया और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इधर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई जहां पर फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस देने का वादा किया, जहां पर जो भी शुगर मिल्स थी उनके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन था कि आपको जो भी फार्मर्स हैं उनसे इतने मिनिमम प्राइस में शुगर कैन को लेना है। अब यहां प्राइसेस गिर गए हैं शक्कर के, लेकिन साथ साथ में उनका जो रॉ मटेरियल है बेसिकली उसके लिए मिनिमम प्राइस फार्मर को देना ही है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जितनी भी शुगर मिल्स थी यहां पर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो काफी ज्यादा गिर जाते हैं। साथ ही साथ जो लोन बजाज हिंदुस्तान शुगर ने लिया उसका इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा था। तो यहां पे जो कंपनियां हैं वो बेसिकली लॉस में जाना स्टार्ट होता है और यहां से इनका डाउनफॉल बेसिकली स्टार्ट होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या करंट सिचुएशन से ये अगेन अपनी वापस टॉप तक पहुंच पाएंगी? तो यहां पे सबसे बड़ा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज अभी है एथनॉल ब्लाइंडिंग की, वो काफी ज्यादा रोल अदा कर रही है। जैसे ही ये स्टॉक प्राइस 4 रुपए के भाव पर आया, धीरे धीरे ऊपर सस्टेन करने लगा। वहां पर मोदी जी आकर बोलते हैं, भाई और बहनों, गन्ने की अधिक पैदावार से किसानों का पैसा ना फंसे, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है गन्ने से इथेनॉल बनाया जाए। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि अभी शुगर बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको एथनॉल प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और अभी जो पेट्रोल है उसमें 20% एथनॉल ब्लाइंडिंग का जो है पॉलिसीज चल रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट ये क्लियर कर रही है कि आप जितना भी एथनॉल का प्रोडक्शन करोगे हम उसको बाय करेंगे एक मिनिमम प्राइस पर, जिससे कि शुगर इंडस्ट्री वापस से रिवाइव कर रही है। और ये क्लियरली आप लोग देख सकते हो। ये स्टॉक प्राइस अपने लो से 46-45 रुपीस के आसपास गया था, देन वहां से अगेन 30 रुपीस के आसपास आया है। लेकिन किस सिचुएशन में आया है उसको समझना आवश्यक है। अभी मार्केट बहुत डाउन सिचुएशन में है। मार्केट में अच्छे से अच्छे स्टॉक्स, चाहे वह एशियन पेंट हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, सभी स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। तो ये प्रेशर में तो इस स्टॉक्स को नीचे आना ही है। साथ ही साथ यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्टॉक डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा जो है निर्भर करता है। यदि प्रोडक्शन फार्मर का जो है ज्यादा हो जाता है, क्या होता है एक्चुअल में शुगर के
प्राइसेस थोड़ा बहुत इंक्रीज हुए, तो उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो नेक्स्ट ईयर जो शुगर कैन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, तो वहाँ पे ये इनबैलेंस होता है, डिमांड सप्लाई के वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर असर पड़ता है। साथ ही साथ हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि हम लोग अदर कंट्री ब्राज़ील, थाईलैंड से कंपेयर करें तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनकी काफ़ी कम आती है, लेकिन स्पेशली यदि हम लोग इंडिया में देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज होती है, इसलिए हम लोग उनके प्राइसेस से कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं और इसका घाटा भी कहीं ना कहीं इंडिया में जो है शुगर इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। इसके ऊपर इसका मेन जो सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं निकल रहा है वो एथनॉल ब्लाइंडिंग से जो है काफ़ी हद तक सॉल्यूशन जो है निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग कंप्लीटली चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर समझेंगे। अभी इसने क्वार्टरली रिजल्ट को अनाउंस किया है। क्वार्टरली रिजल्ट हमारे बेसिकली क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं, हमारा चार्ट क्या बोलने का ट्राई कर रहा है, उससे और भी चीजें जो है काफी हद तक क्लियर होंगी। गाइस, यदि बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की यहां पर बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट यदि हम लोग देखें तो रिसेंट क्वार्टर में इनकी जो सेल्स है वह 1160 करोड़ के आसपास है और पिछले क्वार्टर से यदि हम लोग कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 1386 करोड़ की सेल करी थी, यानी कि यहां पर गिरावट नजर आ रही है। वहीं पर यदि हम लोग पिछले ईयर सितंबर 2023 से कंपेयर करें तो लगभग सेम, यानी कि थोड़ी सी बढ़त हमको नजर आ रही है। और यहां पर यदि आप लोग देखोगे सितंबर 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट लॉस जो था वो लगभग 123 करोड़ के आसपास था, इसको घटाकर इसने 76 करोड़ के आसपास लेके आए हैं। वहीं पर यदि पिछले क्वार्टर की बात करें, यहां पर 67 करोड़ का लॉस था, वहां से लॉस हमको बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां पर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देख सकते, यहां पर फ्लक्चुएटिव बेसिकली बनी रहती है। तो जो भी स्पेकुलेटर हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली इस स्टॉक से आप लोग दूर रह सकते हो, क्योंकि यहां पर दो रिस्की फैक्टर नजर आते हैं। एक तो यहां पर जो हमारा फ्लक्चुएशंस है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर काफी ज्यादा बेसिकली डिपेंड करता है और इनका जो पेमेंट बेसिकली डिले होता है, क्योंकि फार्मर्स को तो एक पर्टिकुलर टाइम पर पेमेंट मिल जाता है, लेकिन इनका जो काफी ज्यादा स्टॉक जो है, इनका जो शुगर जो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, काफी ज्यादा स्टॉक में रहता है, तो उसकी वजह से भी कई बार जो है आप लोगों को ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म विजन है और एथनॉल प्रोडक्शन पर ये लोग फोकस कर रहे हैं तो वहां पर डेफिनेटली पूरी की पूरी शुगर इंडस्ट्री हम लोगों को ऊपर आते हुए दिखाई दे सकती है, यदि लॉन्ग टाइम विजन है। यहां पर आप लोग यदि देखोगे, आपको एक चीज नजर आ रही है कि यहां पर लगातार सेल्स के ऊपर यहां पर आप लोग देखोगे पिछले ईयर के क्वार्टर से यदि सितंबर 2023 से कंपेयर करें तो यहां पर हम लोगों को बढ़त नजर आ रही है। साथ ही साथ यहां पर भी पिछले ईयर हम लोग देखें सेम क्वार्टर में 123 करोड़ का जो है लॉस था एंड यहां पर 76 करोड़ पर डेफिनेटली लेके आए। वहीं पर यदि हम लोग देखने लगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में डबल किया है, तो भाई कुछ तो इनको भी यहां पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ डीआईआई के पास में 8% स्टेक है, प्रमोटर यहां पर 24.96% होल्डिंग लेके बैठे हैं, लेकिन पब्लिक की बात करें यहां पर जो है पब्लिक 62% की होल्डिंग पर है। वहीं पर पिछले क्वार्टर में इनके पास में जो होल्डिंग थी वह 63.84% थी, जो कि रिड्यूस हुई है। तो एक पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आ रहा है। अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कोई चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम लोगों को एक पर्टिकुलर टारगेट मिल सके। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। जब ये स्टॉक काफी लो प्राइस पर था वहां पर भी कब्बे तंडल पैटर्न बना और ये काफी अच्छे तरीके से अपने टेक्निकल को बेसिकली फॉलो करता है। यहां पर अभी की सिचुएशन यदि हम लोग देखने लगे, यदि यहां पर आप लोग देख सकते हो, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम लगाता हूं तो आप लोगों को चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। यहां पर सिंपली हमारा एक टच नजर आ रहा है और यदि हम लोग इसको इधर देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को टच नजर आएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा मैंने कप बनाया हुआ है। यदि आप लोग ध्यान पूर्वक देख पाते हो तो ये हमारा कप है, यहां पर प्रॉपर हमारा एक हैंडल बना और हैंडल पर यहां पर कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बन के ब्रेकआउट भी बढ़िया तरीके से हुआ। ऊपर काफी कंसोलिडेशन फेस आया यहां पर 39-40 रुपीस के आसपास। देन वहां से अभी मार्केट के प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक हमको नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहां पर हमारा ये पैटर्न बेसिकली कब फेल होते हुए नजर आएगा, जब हमारा जो हैंडल का लो है, हैंडल का लो हमारा कितना है 24 रुपीस के आसपास है। यदि इसके नीचे हमारा प्राइस जो है सस्टेन करता है, वहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। डेफिनेटली अभी यहां पर मेरे को क्लियरली पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर आप लोगों को मेरा यहां पे पर्सनल इन्वेस्टिंग जो है वहां पर कहीं ना कहीं मैं यहां पर बना हुआ हूं अपने टारगेट के लिए। और इसके यदि हम लोग टारगेट की बात करें
करने लगे इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, यदि आप लोग टारगेट देखोगे तो यहाँ से हम लोग कप की डेप्थ लेते हैं। यदि डेप्थ को पूरा का पूरा लेके हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसका जो टेक्निकली टारगेट निकल के आता है वो समवेयर अराउंड 68 रुपीस के आसपास का टारगेट निकल के आता है, जिसको यदि करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे तो 120% के गेन नजर आते हैं। तो यहाँ पे ये काफी अच्छे गेन है। यदि ये 2 ईयर या 3 ईयर में भी ये गेन हम लोगों को अचीव होते हैं फिर भी ये काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंप्लीटली चीजें समझ आई होंगी और मैंने प्रयास किया कि हर एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी यदि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करिएगा, बिकॉज आपका हार्ड एंड अर्न मनी है। यदि लॉस होगा वो भी आपका होने वाला है और प्रॉफिट होगा वो भी आपका होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।